हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं और उसमें हम सीखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोल्व करना। ठीक है, और वो जो फर्स्ट लेसन है आपका उसमें से मैक्सिमम बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, मतलब वन लाइन क्वेश्चन आए हैं। और इस बार बोर्ड एग्जाम के जो पैटर्न है उसके आधार पर स्टार्टिंग में जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, दो आवेशों के मध्य का बल F न्यूटन है। पहले कोई दो आवेश निर्वात में रखे थे, उनके मध्य बल कितना है? F है। यदि उनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दें, यदि उनके बीच की दूरी कितना कर दें? 3 गुना कर दिया जाए तो बल का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? मान लीजिए कोई दो आवेश थे Q1 और Q2, तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल F इक्वल टू होता है, बोलो कितना? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहले की स्थिति। लेकिन ये क्या बोल रहा है? अब यदि इनके बीच की दूरी कितनी कर दी जाए? 3 गुना कर दी जाए। इसका मतलब R का मान कितना कर दिया आपने? 3R कर दिया, मतलब R डैश हो गया, और R डैश का मान कितना कर दिया आपने? 3R कर दिया। तो जो F है मैं मान लेता हूं उस F को क्या बन जाना चाहिए? F डैश बन जाना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? आवेश तो वो के वो हैं, तो क्या ऐसा का ऐसा, Q1 ऐसा का ऐसा, Q2 ऐसा का ऐसा, दूरी को चेंज कर दो। पहले दूरी कितनी थी? R, अब कितनी? 3 गुना, तो 3R, तो R का स्क्वायर, अब कितने का स्क्वायर? 3R का स्क्वायर, सॉरी 3R का होल स्क्वायर। आप जानते हो ऊपर कौन? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 और R का स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक, और आप देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है आपके पास, कौन सी वैल्यू? ये इतनी वैल्यू, ये इतनी वैल्यू कितनी है? इक्वेशन नंबर 1 को देखो ध्यान से, F की वैल्यू है, तो जो F डैश है उसका मान कितना बन रहा है आपके पास? F डैश का मान बन रहा है, बताओ कितना? F डैश बराबर, यह तो कौन हो गया? F, और इसके नीचे कौन लग गया? 9। इसका मतलब जो अब जो बल बनेगा वो कितना हो जाएगा? जो पहले बल लग रहा है उसका 9 गुना कम हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में F/9 कौन सा है? से। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? से होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 2, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ आप डेफिनेटली उनको अच्छे से सोल्व कर ही लें एग्जाम में। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड RBSc है हमारा, उसकी तरफ से सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा अगला है, यदि दो आवेशों के बीच कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। पहले तो ये निर्वात में था, अब उनके बीच में क्या रख दी? कांच की प्लेट। तो मान लीजिए वही सेम, कितने आवेश थे? 2, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, उसका फॉर्मूला कितना होता है? F इक्वल्स टू K, और K क्या होता है निर्वात के लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ F K की जगह कौन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश कितने? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये तो कब की बात है? पहले की बात है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि अब निर्वात की जगह क्या रख दिया आपने? कांच रख दिया। तो आप जानते हैं कांच का कोई परावैद्युतांक होगा, तो वो जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो निर्वात था, लेकिन अब कांच रख दिया मतलब माध्यम आ गया, तो जो F है उसका मान चेंज हो जाएगा। उसका मान क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हो जाएगा एप्सिलॉन। ये तो निर्वात की वजहशील था, अब क्या रख दिया आपने? माध्यम, तो एप्सिलॉन, और ऊपर कौन? Q1 बाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो और सोल्व करते हैं। आपको पता है ये माध्यम है, और आप जानते होंगे एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन की जगह मान रख दो, तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा F इक्वल्स टू, या इसको F डैश मान लो, तो F डैश इक्वल्स टू बताओ कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, पहले बल कितना था? ये रहा। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो देखो एक बार, आप क्या देखो, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है आपके पास? F। तो बताओ कि तो कितना है? F अपॉन नीचे कौन आ रहा है? एप्सिलॉन R। और ये एप्सिलॉन R कौन है? ये जो आपके पास कांच है ना, इसकी विद्युतशीलता है। ठीक है, ये इसका परावैद्युतांक है। तो F अपॉन एप्सिलॉन R। बताओ अब जो बल बना है वो पहले का कितना गुना कम हो गया? एप्सिलॉन R गुना कम हो गया। तो इसका मतलब बताओ बल ज्यादा हुआ, कम होगा? कम होगा। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा? ब। ठीक है, ये सोल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में चलते हैं हम लोग आगे।
अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है, किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q = Ne। ठीक है, यहां पर Q कौन है, आवेश, N कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E कौन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बोलो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा Q/E। ठीक है, अच्छा, तो Q का मान कितना, ये रहा, कितना, 5 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, इसको सोल्व कर दो, ये -19 से -19 कैंसिल हो जाएगा, और यहां ऊपर कितना जाएगा, 5, नीचे देखो क्या है, 1.6 है, इसको आप ना 16 बना दो, और ऊपर चला जाएगा कितना, 0, तो ये लीजिए कितना, 0। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो आप, 16 × 48 3.0 कुछ करके आएगा। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आंसर कितना होगा आपके पास, 3। ठीक है, अगला, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उनके त्वरणों का अनुपात होगा। मतलब हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात का मान निकालना है, त्वरणों का अनुपात। त्वरण को आप किसे दिखाते हैं, ए से। तो ये लीजिए ए, सबसे पहले किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो AE रेशियो AP आपको निकालना है। ठीक, अच्छा, त्वरण मतलब कहीं ना कहीं बल की बात हो रही है। तो आप जानते होंगे समरूपी या कोई भी विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें जो आवेश उपस्थित होता है उस पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, QE होता है, शायद आप जानते होंगे। अच्छा, तो F की वैल्यू क्या होती है, MA। तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है, MA। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ये दोनों बल हैं, इनको दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो बोलो MA = क्या हो जाएगा, QE। हमें तो क्या निकालना है, त्वरण, ये Q है, ये A है। तो बोलो त्वरण A = क्या हो जाएगा, M डिवाइडेड में जाएगा, बोलो कौन, QE/M। अच्छा, अब आप लोग क्या करना है, AE और AP निकालना है। तो सबसे पहले बताओ क्या हो जाएगा, AE निकाल लो। तो AE = यहां आवेश किसका रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इसको लिख लो आप लोग, Q × E इंटू विद्युत क्षेत्र क्या है, समरूपी, ये लीजिए E, डिवाइडेड बाई M, द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो आप क्या लिखेंगे, ME, तथा AP प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा QP इंटू विद्युत क्षेत्र एक समान, और नीचे क्या हो जाएगा, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो जैसे आप लोग इन दोनों का डिवाइड करेंगे, AE डिवाइडेड बाई AP, तो बताओ क्या हो जाएगा, QE, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश आप लोग E दिखा सकते हैं। बताओ कितना, E × E, और नीचे कौन हो जाएगा, ME। जब आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो बताओ MP चला जाएगा ऊपर, तो MP चला गया कौन, ऊपर, नीचे कौन आ गया, QP। और आप जानते हैं परिमाण में आवेश किस किस का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, E, और साथ में कौन, E। तो E से E कैंसिल, E से ये है कैंसिल। तो बोलो AE/AP किसके बराबर आ गया, ये आ गया, ऊपर कौन आया, MP, और नीचे कौन आया, ME। यहाँ देखो ऑप्शन, देखो कहां से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ब। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, ये सोल्व कीजिए, फिर चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत आवेश स्थित है, तो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। तो आप शायद जानते होंगे फॉर्मूला, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दो परिमाण में, द्विध्रुव होता है क्या, दो परिमाण में समान प्रकृति विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसको क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप जानते होंगे द्विध्रुव आघूर्ण को हम ना स्मॉल p से दिखाते हैं, और p बराबर होता है Q × 2a। वो क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, वो क्या कहता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो P = ओके, आप बताओ Q, किसी भी एक आवेश का परिमाण, या तो इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, समान आवेश है, बताओ कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू 2a कौन है, दोनों के बीच की दूरी, और वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 × सर आप जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻−10 मीटर। ठीक है, अब इसका मात्रक Q, इसका मात्रक हो गया कूलम, और ये दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो
द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, याद रखेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, इसको सोल्व करो, ये आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम इंटू मीटर है। ओके, तो देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर स। तो आंसर कौन सा आएगा, इसका स आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा, आप शायद जानते होंगे, एक द्विध्रुव है, आप उसको समरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो देखो एक बार चलो डायग्राम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये कौन आपके पास विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और आपने कोई द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से रख दिया, ऐसे थीटा एंगल बनाते हुए। यहां कौन सा आवेश है, -q आवेश, और यहाँ पे कौन सा है, +q आवेश। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए 2a है। अब आप जानते हैं धनावेश पर जो बल लगता है, विद्युत बल, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब इस तरफ लगेगा, तो F बराबर कितना, प्लस का QE, और ऋणावेश पे लगने वाला बल विपरीत दिशा में, F बराबर कितना, माइनस का QE इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को बताओ, क्या दोनों बल की दिशा समान है, नहीं, विपरीत दिशा है, तो बल का मान तो कितना हो जाएगा, 0। तो भाई साहब बल तो नहीं लगेगा, बल तो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये देखो, इस तरफ एक बल, इस तरफ एक बल, इस तरफ विपरीत क्रिया रेखा में है, एक क्रिया रेखा में नहीं है, अलग अलग क्रिया रेखा में है, और दिशा में विपरीत है, तो यहाँ पे तो मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं। देखो ये ऐसे है, ये एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ लग रहा है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ऐसे गुणन करने लग जाएगा, और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो बताओ केवल क्या लगेगा यहाँ से, बल आघूर्ण, बल तो कितना हो जाएगा, 0, केवल क्या लगेगा, बल आघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, ए आंसर। ये कीजिए, फिर चलते हैं आगे। लेसन नंबर 1 के जो अगले 1 वर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक पंक्ति में आपको आंसर देना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए। आपको पता है अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु से घर्षण कराया जाता है तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। तो आपने क्या जाना है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है वो पूर्ण गुणज के रूप में होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, या 4 जाएंगे, ऐसे कभी नहीं जाते 0.5 1.5। तो बताओ कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। और आपको पता है आवेश का मुख्य कारण जो होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ सबसे कम आवेश कौन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जितना होगा। तो सबसे कम संभव आवेश जो होगा वो कितना होगा, Q = वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन जितना। और 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 × E, बताओ कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको एक क्वांटम मान भी बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए Q1 × Q2 <0 है, तो दोनों के मध्य बल की प्रकृति होगी। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये दोनों जो हैं, इन दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है, 0 से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q1 और Q2 इन दोनों में से या तो एक प्लस है, एक कौन सा है, माइनस। दोनों प्लस होते तो 0 से बड़ा होता, दोनों माइनस होते तो भी 0 से बड़ा होता। इसका मतलब ये हुआ Q1 और Q2 में से कोई एक कितना है, नेगेटिव, और एक ऐसा है पॉजिटिव है। तो अब आप जानते हैं 2 सहजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो आप मेरे को बताइए इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल है वो 0 से कम है। इसका मतलब कोई एक धनावेश और एक कैसा है, ऋणावेश है। अब आप बताओ धनावेश और ऋणावेश के मध्य आकर्षण बल लगता है कि प्रतिकर्षण बल लगता है, कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो बताओ यहाँ से बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण प्रकृति होगी। कैसी होगी, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाने चाहिए। किसी चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने जाने चाहिए, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए ताकि इस पर कितना आवेश आ जाए, 3.2 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाए। तो आपको क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, Q = क्या होता है, Ne। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। बताओ Q का मान दे रखा है, बताओ कितना, 3.2 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 ये आवेश दे रखा है, डिवाइडेड बाई E। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब बताओ ये 1.6 से ये कितनी बार, 2 बार, ये 10⁻−19 ऊपर जाएंगे तो बताओ कितना बच जाएगा, 2 × 10⁻−6 और 10⁻+19 कितने बच जाएगा, 13। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 13। ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, कितने,
इतने इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये किसका आंसर हो गया आपके पास, इसका आंसर। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और आपेक्षिक विद्युतशीलता में संबंध क्या होता है वो आपको बताना है। आप जानते हैं माध्यम की विद्युतशीलता को आप लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से और आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से। तो आप जानते हो कि तीनों में संबंध होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये संबंध होता है। तो बताओ आप लोगों को ये फॉर्मूला लिख के आना है। ठीक है, ये कौन हो गया माध्यम विद्युतशीलता, ये कौन हो गई एप्सिलॉन, और आपेक्षिक विद्युतशीलता कौन हो गया एप्सिलॉन आर। तो इनमें ये संबंध होता है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको क्या लिखना है, तांबे का पराविद्युतांक। आप जानते हैं तांबा एक सुचालक है और आप जानते हैं सुचालक का जो पराविद्युतांक होता है वो कितना होता है, अनंत। तो आप याद रखेंगे इसके लिए पराविद्युतांक कितना होगा, अनंत होगा। ठीक है, फिर अगला कौन सा है, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं जो विद्युत बल लगता है दो आवेशों के मध्य निर्वात में, वो कितना होता है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K को निर्वात के रूप में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन मुझे तो किसको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले जाओ, तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले जाओ, F को नीचे ले आओ। तो बोला एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर कौन Q1 नीचे कौन Q2 डिवाइडेड बाई नीचे कौन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लेके ऊपर, F को ले आए नीचे, ये F है, बल है, तो F आ गया नीचे और साथ में कौन है, R स्क्वायर। चलो इनकी विमा लिख लो, ये आवेश, ये आवेश, आवेश की विमा जानते होंगे A1 T1, लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 आवेश का स्क्वायर हो गया, तो जो विमा होगी उसका भी स्क्वायर, और आप जानते हैं आवेश की विमा होती है A1 T1। तो बताओ कितना हो जाएगा स्क्वायर करके, A2 T2। नीचे 4 पाई की कोई विमा नहीं है, F बल की विमा आप जानते हैं, बताओ कितनी होती है, M1 L1 T-2। ठीक है, ओके, साथ में कौन है, R स्क्वायर, दूरी है, डिस्टेंस है, दूरी की विमा होती है L2। ओके, चलो इसको सोल्व कर लो। बोलो M ऊपर आ जाएगा तो M-1, फिर L देखो L1 और L2 L3 हो गए, ऊपर नहीं है, तो बताओ ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो L-3। फिर समय देखो T, ये T-2 और ऊपर T+2, T-2 ऊपर आएगा तो प्लस का, तो T4, और A ऊपर कौन है, A2। ये किसकी विमा हो जाएगी, ये विमा हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों किसकी, इस एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता, इसकी विमा हो जाएगी। चलो अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहे तो मात्रक क्या हो जाएगा, चलो मात्रक भी लिख लो। मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ जाए मात्रक, तो देखो ध्यान से, ये आवेश इंटू आवेश, तो ऊपर कौन हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, नीचे 4 पाई का कोई मात्रक नहीं है, बल, बल का मात्रक कौन, न्यूटन, इंटू दूरी का मात्रक स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका भी मात्रक। ठीक है, तो आप लोग 1 वर्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से पूछ जाएंगे, आप लोग अवश्य उनको आसानी से सोल्व कर लेंगे। अच्छा, अब ये तो थे, इससे पहले हमने सोल्व किए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब हमने सोल्व किए कौन से, एक पंक्ति क्वेश्चन। अब इस बार बोर्ड एग्जाम ने ऐसा भी डिसीजन लिया कि जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन है वो भी हमें सोल्व करने हैं, तो वैसा भी क्वेश्चन आपके फर्स्ट लेसन से आ सकता है। तो एक बार आप यहाँ तक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। इस बार बोर्ड एग्जाम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए जैसे भी क्वेश्चन इंप्लीमेंट किए गए जो आप बचपन में करते थे, चलो उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीखनी है, पहले इसकी परिभाषा भी आ सकती है, इसका मात्रक विमा सब कुछ। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं E होती है, और E इक्वल्स टू होता है F/Q, ऐसा आपने लिखा था, यहाँ Q नोट लेते हैं, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, तो E इक्वल्स टू क्या, F/Q नोट। बोलो F कौन है, बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन डिवाइडेड बाई आवेश Q, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो कौन हो गया, न्यूटन पर कूलाम हो गया। ठीक है, अब इसकी विमा निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर किसकी विमा, न्यूटन की, फिर नीचे किसकी विमा, कूलाम की। तो न्यूटन की विमा आप जानते हैं, बताओ बल की विमा कितनी, M1 L1 T-2, और नीचे किसकी विमा, कूलाम की, आवेश की विमा होती है A1 T1। बताओ क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन है, M1 L1, देखो T ये -1 हो जाएगा ऊपर जाके, तो T-3, और क्या हो जाएगा A-1। तो याद रखें विमा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वो हो जाएगी, बताओ कितनी, M1 L1 T-3 और A-1। आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आंसर करके आना है। ठीक है, ओके।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होकर खाली स्थान पर समाप्त होती है। ठीक है, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आप जानते हैं ये विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म थे। विद्युत बल रेखा गुणधर्म क्या था? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे खत्म होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे धनावेश, यहाँ क्या लिखेंगे धन आवेश, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां खत्म होती है? ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ओके, अगला है द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। चलो द्विध्रुव आघूर्ण, इससे परीक्षा में द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी आ सकती है। तो सबसे पहले परिभाषा सीखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? P, और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। परिभाषा हो जाएगी क्या? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये तो कान हो गई द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। फिर मात्रक निकालते हैं। चलो मात्रक निकाल लेते हैं इसका। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। चलो विमा निकालते हैं, हमें विमा निकालनी है। तो बताओ सबसे पहले किसकी विमा? कूलाम की। कूलाम मतलब आवेश, आवेश की विमा होती है कौन? A1 और T1। और साथ में बताओ किसकी विमा लिखनी है? मीटर, और मीटर की विमा होती है L1। तो बताओ क्या विमा हो जाएगी इसकी? इसकी विमा हो जाएगी, बताओ आपके पास कौन? L1, T1 और A1। साथ में M कितना हो जाएगा? 0। तो बताओ विमा क्या हो जाएगी द्विध्रुव आघूर्ण की? M0, L1, T1, A1। अच्छा, फिर अगला है एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। हमें आवेश कितना दे रखा है? एक क्वांटम दे रखा है। तो आप शायद जानते होंगे, आप क्या जानते होंगे? आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला Q इक्वल टू क्या है? Ne। ठीक है, अब इसने बोला कि आवेश क्वांटम कितना? एक, मतलब n की जगह कितना रखना आपको? एक। तो बोलो आप बताइए Q इक्वल टू n की जगह कितना रखना आपको? 1 इंटू E। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो बताओ आवेश कितना हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? बताओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, फिर अगला क्या है? कूलाम बल का मान सुचालक माध्यम में होता है। कूलाम बल का मान कौन से माध्यम में? चालक माध्यम में। आप जानते हैं कूलाम बल F बराबर होता है K(Q1Q2)/R², और K जो होता है वो होता है 1/4πε(Q1/Q2)/R²। अगर निर्वात होता तो आप लोग यहाँ पे लिख दे ε0। अगर माध्यम होता आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? एप्सिलॉन। और आप जानते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ε0 εr। तो आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए? ε0 εr लगा दीजिए। अब ये क्या बोल रहा है? सुचालक के लिए। किसके लिए? सुचालक के लिए। तो साहब आप जानते होंगे सुचालक का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है? अनंत। तो आप मेरे को बताइए जो वैल्यू है F की वो कितनी हो जाएगी? F इक्वल्स टू वो हो जाएगी, बताओ कितनी? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये देखो अनंत से मल्टीप्लाई तो सारा कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। आप समझ रहे हो आराम से। अब आप बताओ मेरे को, अगर इसका मान अगर इसमें डिवाइड किया जाए किसका? अनंत का, तो बताओ वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 0 न्यूटन। तो आप बताओ क्या हो जाएगा? सुचालक माध्यम में दो आवेशों के मध्य कोई बल नहीं लगता है। तो बताओ कितना बल लिखेंगे आप यहाँ पे? 0 बल लिखेंगे। ये जीरो कैसे आया पता लग गया आप लोगों को? हाँ ना, क्योंकि 1/0 कितना होता है? अनंत होता है। अरे हाँ ना, तो बताओ 1/अनंत कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अच्छा आगे। विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के सदैव कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं। अरे आपने समविभव पृष्ठ पढ़ा होगा और आपने क्या देखा था? समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य कितना होता है? 0। तो वहां पे आपने एक और पढ़ा होगा इसके गुणधर्म समविभव पृष्ठ के क्या थे? समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? लंबवत। विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल रेखाओं के लंबवत। तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे कैसा होता है? लंबवत होता है, लंबवत। ठीक है, अच्छा ये तो थे मेरे प्यारे बच्चों लेसन नंबर 1 से आने वाली क्वेश्चन। अब एक छोटी सी बात बता दूं, आज तक लगभग ऐसा हुआ है आरबीएससी की बोर्ड एग्जाम में क्या कि जो फर्स्ट आपका लेसन होता है उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, या बड़े से बड़ा एक न्यूमेरिकल हो सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन कभी आज तक 4 नंबर का क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन इस बार जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है पेपर का आरबीएससी के द्वारा, उसमें बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है 4 नंबर का भी अथवा में दे रखा है। बात समझ में आ गई? और जो आपका अथवा का जो पहला क्वेश्चन होगा 4 नंबर में, उसमें 3 क्वेश्चन अथवा में आएंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन इस लेसन का भी दे रखा है। और वो कौन सा हो सकता है? आप ज्यादा चिंता ना करें, केवल एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। कौन सा एक क्वेश्चन कौन सा आ सकता है वो सुन लीजिए। एक केवल क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे उस क्वेश्चन को।
इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। आप बड़े क्वेश्चन अगर सोचें तो इससे इसके अलावा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो बड़े क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। बस 1 मिनट, आप 1 सेकेंड वेट कीजिए। बड़ा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है क्या, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करते हुए, परिभाषित करते हुए द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप लोगों ने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 प्रकार से निकाल ली है, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। उन दोनों में से कोई एक आएगा तो आप लोग यहां लिख देना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय अथवा निरक्षीय। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या तो अक्षीय स्थिति में पूछ सकता है या कौन सी में पूछ सकता है, निरक्षीय स्थिति में प्राप्त कीजिए। तो इन टॉपिक के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा या आई बटन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक, तो आप अवश्य इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको वीडियो उसमें लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने चैप्टर 1 के जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो हमने लगभग सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें पूछेंगे। ठीक है, और हाँ प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड एग्जाम की सीरीज है ये केवल आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, आप लोग ताकि घर बैठ के आराम से स्टडी कर सकें। ठीक है, और अभी कल 1-2 दिन से वो फेक न्यूज़ भी घूम रही है कि 18 जून से एग्ज़ाम, 19 जून से, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई बोर्ड एग्ज़ाम डिसाइड नहीं हुई है कि कौन सी डेट को ली जाए, क्योंकि अभी कोविड इतना भयंकर फैल रहा है, कहाँ भी एग्ज़ाम करा पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से तो जून में तो पॉसिबल नहीं है, जुलाई में कभी लगेगी, तो वो डेट शायद जल्दी ही, अगर कोरोना कंट्रोल रहा तो 15 जून के बाद में डेट डिसाइड करके कभी भी बता सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास एग्जाम जुलाई से पहले नहीं लगेगी, जुलाई में ही जाने वाली है। ठीक है, तो आप आराम से घर बैठ के स्टडी करते रहें। ठीक है, अच्छा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।